हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू थिंक बिफोर यू टिक। है ना, जब हम आंसर एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स में टिक करते हैं, उसके पहले सोचना कैसे है ना, ये चीज जो रियलिस्टिक एग्जाम एनवायरनमेंट में पॉसिबल है, वो चीज हम लेके आए हैं। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 2025 का पूरा पेपर। या क्या फोकस क्या है हमारा? फोकस है कि आपको थीम्स पता होनी चाहिए, है ना, ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि क्या ट्रेंड आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी हो। पैटर्न्स पता होने चाहिए क्वेश्चंस के। ठीक है। यूपीएससी की लैंग्वेज जो है, जिसमें हिडन क्लूज होते हैं। ठीक है, जो मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कि कैसे क्लू है। हिडन क्लू देखेंगे हम। ऑब्वियसली लॉजिक देखेंगे। ठीक है। और ये बता दूं मैं कि ये लॉजिक हम रियलिस्टिक लॉजिक्स देखने वाले हैं। ठीक है। कोई हाइपोथेटिकल पोस्टमार्टम वाले जो एग्जाम में अप्लाई ना कर सके, ऐसे लॉजिक्स नहीं है। ठीक है। और ये हमने फर्स्ट हैंड कर भी दिखाया है खुद। है ना, मैंने दिए हैं 6 मेंस। ठीक है। और 2 इंटरव्यू। अपने प्रीलिम स्कोर्स की बात करूं अगर मैं, है ना, मैं सैंपल 2 स्कोर्स बताऊंगा आपको। आई हैव स्कोर्ड 148, है ना, इन 2019 व्हेन द कट ऑफ वाज ओनली 98। है ना, मार्कशीट्स भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। दूसरा है आई हैव स्कोर्ड 116 इन 2022, है ना, व्हेन द कट ऑफ वाज 87। तो आई हैव क्लियर्ड बाय 50 मार्क्स, 30 मार्क्स, 25 मार्क्स मार्जिन मल्टीपल टाइम्स। है ना, क्लियर्ड फॉरेस्ट कट ऑफ एवरी टाइम। है ना, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हर बार क्लियर किया है। वाई एम आई सेइंग दिस? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मार्केट में जो चलता है पोस्टमार्टम एनालिसिस नहीं है। एग्जाम में मैं कैसे अप्रोच करूंगा या कैसे कर सकते हैं, उस तरीके का, है ना, जो एग्जाम में मैंने खुद अप्लाई किया है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। तो रियलिस्टिक जो मैंने बोला, इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस में इट्स डिफिकल्ट। है ना, देर इज अ लिमिट टू योर नॉलेज, योर लॉजिक, एंड यू माइट नॉट गेट एवरी क्वेश्चन करेक्ट एज अपोज टू जो बताया जाता है मार्केट में, राइट? आप सोचिए, अगर हर क्वेश्चन हम लॉजिक से या ट्रिक से सही कर पाते, है ना, तो क्यों नहीं हम 120 130 ला पाते हर बार। ठीक है। तो बात यह है कि लॉजिक से हम डेफिनेटली मार्क्स ला सकते हैं, बट देर इज लिमिट टू इट एज वेल। और वो किस क्वेश्चन को इजी मानना है, किसको डिफिकल्ट, किसको मीडियम डिफिकल्टी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन की लेवल को कैसे जज करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट ना भी करे तो चलेगा, एंड सो ऑन। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। है ना, क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बता देता हूं कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज अ थीम। ठीक है। ये थीम है। यूपीएससी इसे दोहराते रहता है। या क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 चीजें दी हैं: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स एंड वेंचर कैपिटल। तो ये 4 चीजें दी हैं, है ना, जिसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है। अब इतना टेक्निकल शायद हमें नहीं पता हो, राइट, बट अल्टरनेटिव की बात हो रही है ना। अल्टरनेटिव क्या होता है? जो रेगुलरली चल रहा है उसको कुछ अल्टरनेटिव बन रहा है, उस चीज को ही हम अल्टरनेटिव बोलेंगे। हमारे बेसिक चीज में हम समझते हैं कि जैसे बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, ये बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकते, ये रूटीन तरीके हैं। इनफैक्ट आप देखोगे, मैंने जैसे थीम बोला है, सेम चीज पे, बॉन्ड और स्टॉक पे और एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। स्टॉक मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम बनते जा रहा है। आप देखोगे, आपको आगे दिखेगा, जैसे सेबी हो, है ना, या बीटा पूछा था 2023 में। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, सेबी या स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी पूछे हैं। तो ये थीम्स बनते जा रहे हैं। हमें पता है बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर, है ना, रेगुलर इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। लेकिन जो 2 नाम दिए हैं, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल, इट्स नॉट लाइक कि हमने इनके नाम नहीं सुने, बट ये डिफरेंट, है ना, डिफरेंट नीश मैकेनिज्म्स है, नीश मैकेनिज्म्स, जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए इनको लाया गया है। ठीक है। बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर वेरी नॉर्मल रेगुलर मैकेनिज्म्स, बट
वेंचर कैपिटल है, हेज फंड्स है, दे आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर एड्रेसिंग सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, है ना? तो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसलिए यहाँ ओनली टू आंसर है। हमें ये क्वेश्चन नहीं पता होगा या इसके बारे में नहीं पता होना नेचुरल है। इट्स नॉट लाइक कि ये हमने रटा बट आप एग्जाम में इतना अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि अल्टरनेटिव दिया है ना? तो इस क्वेश्चन को हम इजी में कंसिडर करेंगे, इररिस्पेक्टिव इवन इफ वी हैव नॉट लर्नड बाय हार्ट। हमने रटा भी नहीं है तो भी हम बोल सकते हैं कि ये इजी है, ये डुएबल है, इसको सही करना ही है। और ये एक चीज मैं बता दूं, जैसे हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हम इस सीरीज में एड्रेस करेंगे आपके। तो आप देखो, जितना ज्यादा नॉलेज है आपका, है ना, और जितना ज्यादा आपने लॉजिक पे काम किया है, ट्रिक्स पे नहीं, लॉजिक पे जितना काम किया है, आप समझो आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है। ठीक है? जितना 90 के ऊपर अटेम्प्ट बढ़ाओगे उतना बढ़िया है। तो आपको, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, जो लोग गट्स दिखाएंगे एग्जाम हॉल में, है ना, जो लोग रिस्क एप्टीट्यूड रखते हैं, है ना, दे कम क्लोजेस्ट टू क्लियरिंग, दे क्लियर मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है? तो मैं मेरे क्विकली अटेम्प्ट्स बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर लैक ऑफ नॉलेज रहता है, 82 अटेम्प्ट किया था। ठीक है? क्योंकि मैंने लॉजिक पे भी इतना काम नहीं किया था, पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने बिल्कुल नहीं किया था फर्स्ट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? 2017 की बात है ये। फिर 18 में मैंने किया 91, फिर 99, फिर 96, 97, है ना, एंड देन 85 लास्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आई स्टडीड ओनली फॉर 10 days। लास्ट अटेम्प्ट वाज इन 2022, जो मैंने स्कोर बताया मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, नॉलेज बेस, मैंने 85 अटेम्प्ट करके भी 116 स्कोर स्कोर लाया है। राइट? तो इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया है, इजी क्वेश्चन है, हम हर क्वेश्चन को मार्किंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर आरबीआई? तो अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इज आरबीआई। तो जैसे ब्रॉड बैंकिंग ये थीम है, और हमें पता है बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं आरबीआई को। ठीक है? या बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है? तो व्हाट एवर आरबीआई डज, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स, आई एम स्पीकिंग अबाउट बेसिक्स। एनी इकोनॉमी बुक यू विल गेट व्हाट आरबीआई डज, आरबीआई के फंक्शंस रहेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई क्या क्या करता है, ये आप देखोगे, ये थीम है ना, ये बार बार पूछते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जस्ट लाइक यूएन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बैंकिंग एक थीम है जिसमें आरबीआई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यू हैव टू नो दिस, है ना? ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है कि आरबीआई का इनकम कहाँ से आता है। तो पहली बात है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो यस, हमें पता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई, जैसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की भी बात करते हैं, तो आरबीआई अगर बाय और सेल करेगा, उसमें कुछ ना कुछ इनकम या लॉस हो सकता है। तो अगर इससे इनकम आया, है ना, प्रॉफिट हुआ, तो वो आरबीआई का इनकम रहेगा, नेचुरली सही है ये। फिर सेकंड क्या दिया है? बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। यस, ये भी सही है। हमें पता है अगर रुपी डिप्रिशिएट हुआ या रुपी अप्रिशिएट हुआ, तो आरबीआई क्या करता है? डिपेंडिंग ऑन सप्लाई डिमांड सिचुएशन, रुपी का रेट बहुत डिप्रिशिएट ना हो, इसलिए आरबीआई क्या करता है? रुपी खरीद लेता है। तो ये करने के टाइम पे अगर इनकम हुआ, है ना, तो क्या होगा? वो नेचुरली आरबीआई को फायदा हुआ, एक्सचेंज रेट का फायदा है, आरबीआई ये फंक्शन करता है, तो यहाँ का इनकम आरबीआई का इनकम कहलाएगा। नेचुरल चीज है, अभी तक सब बढ़िया है, 1 and 2 इज राइट। पेंशन फंड मैनेजमेंट। ठीक है? तो अब यहां पे आपको ये सोचना है कि क्या आरबीआई पेंशन फंड मैनेज करता है क्या? ठीक है? और इसके लिए आपको देखो, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं अलग अलग, जो हम जीएस 2 में पढ़ते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज या रेगुलेटरी बॉडीज। तो पीएफआरडीए जो है, तो पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम जो है, पीएफआरडीए या और कोई कंपनीज देखेंगी। ठीक है? पीएफआरडीए उसको रेगुलेट करेगा। तो यस, आरबीआई ये काम नहीं करता। आरबीआई बैंक्स का रेगुलेशन करता है, बैंक्स के रिलेटेड जो काम है, फंक्शन है, वो करता है। पेंशन फंड बैंक्स का नहीं होता। तो दैट्स वाई पेंशन फंड मैनेजमेंट और उसका रेगुलेशन आरबीआई के अंडर नहीं आता, तो ये रॉन्ग है।
ठीक है, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आप सोचो, अगर आरबीआई ही लेंड करने लग गया प्राइवेट कंपनीज को, तो बैंक्स क्या करेंगी? है ना, हमने कभी ऐसे सुना है कि आरबीआई का एनपीए हो गया? है ना, आरबीआई ने खुद पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा लिया। है ना, तो द पॉइंट इज, जो बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, हमने किसका देखा था? बैंक्स का देखा है, नॉट आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट्स बैंकिंग। है ना, तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होती हैं, है ना, वो बैंक्स लोन देती है प्राइवेट कंपनीज को, ना कि आरबीआई। दिस इज अ कॉमन सेंस, इट्स नॉट लाइक कि बहुत आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। तो ये गलत है। आप अगर देखेंगे, 3 और 4 गलत है, हमने 4 ले लिया या 3 गलत ले लिया, तो 2 ऑप्शंस आर बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, तो यहाँ बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। अब ए और डी में हमने क्या देखा? 1 2 दोनों है। तो ये तो क्लियर है, ये री हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ऑप्शंस। है ना, एट टाइम्स क्या होता है, हम हड़बड़ी में या कॉमन सेंस से हमें लग सकता है कि यार स्टेटमेंट 1 सही है, बट ऑप्शन से हमें रीचेक करना है, री करना है कि क्या वो सही जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने 3 4 को गलत बोला, जैसे ही 3 4 को गलत बोला, हम देख पा रहे हैं कि हाँ भाई, वो तो गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये सोचेंगे, है ना, हम अगर ये सोचते हैं, 3 गलत मान लिया और हमने देख लिया ना ऑप्शंस में कि हाँ यार, 3 गलत होते ही 4 भी गलत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 को चेक करूंगा, क्रॉस चेक, कि 4 आरबीआई करता है क्या? नहीं करता। अरे हाँ, फिर सही है, बढ़िया, मतलब दो तो सही एलिमिनेट हुए। दो हम सही एलिमिनेट नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि हम 2 एलिमिनेट करते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम सही एलिमिनेट करते हैं, जो एस्पिरेंट्स फेल हो रहे हैं। अगर 2 सही एलिमिनेट करता करना आ गया, तो आप देखोगे हमने इतने मार्क्स से मार्जिन से क्यों क्लियर किया? क्योंकि हम 2 एलिमिनेट करते रहे लगातार। ठीक है, तो इसमें क्लियर है। अभी पांचवा बचा है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो देखो यहाँ अगेन ये स्टैटिक में दिया हुआ है। आइडियली यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दैट यस, आरबीआई डज दिस। ठीक है, बट मान लेते हैं जितना ऑब्वियस 1 और 2 है, उतना ऑब्वियस है मान लो 5 नहीं है। ठीक है, 5 पे कंफ्यूजन हुआ। तो आप ये सोचो कि भाई सिंपल सी बात है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, आरबीआई ने, है ना, आरबीआई हमें पता है करेंसी नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, मान लो, और प्रिंट करती है। मान लो 100 रुपए का नोट प्रिंट किया। अब वो है तो कागज, लेकिन उसको प्रिंट किया और जो भी आरबीआई के गवर्नर का साइन आ गया, जो भी हो रहा है, तो उसको आ गई वैल्यू 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली इसको प्रिंट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्चा हो रहा है ना, देर इज अ कॉस्ट टू इट। बट ये कॉस्ट हम देना पड़ रहा है आरबीआई को, लेकिन 100 रुपए का वैल्यू भी है उसको। है ना, मतलब ये जस्ट इमेजिन कि कोई भी आरबीआई जैसे प्रिंट कर रहा है और वो 100 रुपए का कुछ तो वैल्यू है, किसी को तो उसका फायदा हो रहा है। राइट, किसको फायदा होगा? नेचुरली आरबीआई को ही फायदा होगा। है ना, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है उस नोट पे, तो लाइबिलिटी भी आरबीआई की होती है। तो 100 रुपए का वैल्यू किसको मिल रहा है? आरबीआई को। लेकिन 100 का मिलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंट करने का कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट जो भी रहेगा, 4 5 10 रुपए जो भी वट एवर, उतना खर्चा जाएगा। लेकिन 100 रुपए वैल्यू आ रहा है और 10 रुपए माइनस हो रहा है। तो जो भी इनकम इससे आ रहा है, रफली मान लो 90 रुपीज, वो आरबीआई का है। और इसीलिए अगर वो नोट घूमते फिरते मान लो मेरे पास आ गया, है ना, अब मेरे पास आया, तो ये लाइबिलिटी किसका है? आरबीआई का है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी बिना इनकम के कैसे उठा लेगा आरबीआई? राइट, आप समझ रहे हो? तो कुछ तो इनकम है इस नोट का, और ये आरबीआई का इनकम माना जाएगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। यहाँ कंफ्यूज होना इज अ नेचुरल थिंग, एग्जाम एनवायरमेंट में इट्स ओके, है ना, ऐसा। बट 1 2 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 3 4 गलत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बट आप अगर एग्जाम में लॉजिकली कॉमन सेंस से ये सोचो कि भाई वो 100 रुपए का वैल्यू तो है, वो वैल्यू किसका है, तो आपको समझ आएगा कि यस, वो आरबीआई का है, एंड दैट्स वाई, है ना, डी इज द आंसर हियर। तो इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। आइडियली तो यू शुड हैव रिवाइज्ड स्टैटिक वेल टू नो दैट यस, ये इनकम में आता है। बट नहीं अगर हुआ, कंफ्यूज भी हुआ, तो एक एक बेस लेवल लॉजिक, कॉमन सेंस का यूज करके आप समझ सकते हो कहाँ टिल्ट करना है ना।
हम जब सॉल्व करते हैं, हम किसी ऑप्शन की गारंटी लेके चलने की जरूरत नहीं है। चांस किस चीज का ज्यादा है, ये समझना है। प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, टिल्ट कहाँ करना है। ब्लैक एंड व्हाइट में मत खेलो कि नहीं नहीं ये सही ही है या ये गलत ही है। क्या सही होने का चांस ज्यादा है, ये आप जितना सोच पाओगे आप समझोगे कि मार्क्स बढ़ते जाएंगे। राइट। तो ये अगेन ये हम इसको, चलो ये स्टैटिक में दिया है फिर भी हम क्या बोलेंगे इसको, ये है मान लो मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन। व्हाट आई वांट टू डू इज, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप भी अपने पेपर पे मार्क कर लो, इजी मीडियम, और आप काउंट करो कि कितने इजी है कितने मीडियम है, और उसमें से आपने लास्ट ईयर जो अटेम्प्ट दिया होगा तो कितने सही किया आपने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन दी है, उसका फंक्शन दिया है और मिनिस्ट्री दी है। ठीक है। तो पहला क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और यहाँ दिया है इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ऐसे ही तीन दिए हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स एक्ट का प्रोविजन इन्फोर्स करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। यहाँ हमने ईडी का नाम तो बहुत फ्रिक्वेंटली सुना है, तो ईडी का आइडियली इट शुड बी नॉलेज बेस। ईडी का नॉलेज बेस होना चाहिए, है ना, कि ईडी कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जैसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं जैसे विजय माल्या है या और भी हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम ईडी का है ना। तो ये दिया है, तो ये यहाँ हम क्या सोच सकते हैं कि यार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। अब हम क्या सोच सकते हैं, पहली बात हमारे जीएस 3 के सिलेबस में मनी लॉन्ड्रिंग दिया है, हमें पता है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखता है। ठीक है। तो हो सकता है भाई इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन का पार्ट हो होम अफेयर्स के, ये एक लग सकता है। दूसरा, जो क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन दी है उस बेसिस पे ये भी लग सकता है कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस, है ना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात हो रही है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन है ना, वहाँ क्या होता है, बॉर्डर मैनेजमेंट होती है। राइट, वहाँ जो कम्युनलिज्म का एंगल है वो वाला होता है। या फिर आप देख सकते हो टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का कॉन्टेक्स्ट है, तो वो वाला काम होता है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। तो देर इज अ गुड चांस कि वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो काम करेगी। ठीक है। और यहाँ पे एक्ट भी दिया है, हमें पता है पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट। तो यहाँ चांसेस हैं, दोनों हम सोच सकते हैं, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको होम अफेयर्स पे भी डाउट आया तो, बट जो हमने दूसरे रीजंस डिस्कस किए, यहाँ समझ आना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ज्यादा चांस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होने का। ठीक है। और ये हम तब बोल रहे हैं अगर हमें नॉलेज बेस से नहीं पता। ठीक है। आइडियली ये नॉलेज बेस में होना चाहिए, बहुत न्यूज में है ईडी, हर करंट अफेयर्स मैगजीन में, हर टेस्ट सीरीज में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने ढंग से रिवाइज किया हो। तो ये वाला तो हो रहा है गलत। ठीक है। अगला अगला क्या दिया है, रिवेन्यू इंटेलिजेंस की बात हो रही है और कस्टम्स एक्ट। तो देखो, रिवेन्यू मतलब जो भी टैक्स है, या तो डायरेक्ट टैक्स या तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम्स ड्यूटी जो होती है उसके रिलेटेड वो भी रिवेन्यू आता है कस्टम से। तो ये सिंपल सी बात है, इसके नाम में भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। तो जो दो दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसका फंक्शन और उसकी मिनिस्ट्री, है ना, नाम से उसके फंक्शन से लॉजिकली दिख रही है कि यस दिस हैज टू बी करेक्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि भाई वन, वन है इनकरेक्ट। ठीक है, वन को हमने इनकरेक्ट माना, वन को इनकरेक्ट माना, दो को माना सही। अब पहले दो एटलीस्ट मैंने नाम तो सुने हैं, कि ईडी सुना है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी हम कोई भी बुक पढ़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं, है ना, तो उसमें रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दिया होता है। तो ये भी नाम सुना है, ये हमने नहीं सुना कभी, मैंने तो नहीं सुना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट।
ठीक है, ये तो नहीं सुना, अब इस पे कैसे डिसीजन ले? तो जो नाम मैं पढ़ रहा हूँ, ये डेटा मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब मैं फंक्शन देखूंगा, मिनिस्ट्री देखूंगा। ठीक है, अगर अब मुझे डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं पता, कभी नहीं सुना है, बट अगर फंक्शन और मिनिस्ट्री एक दूसरे से अलाइन करती है, और अगर डिपार्टमेंट के नाम से अलाइन करती है, तो आई वुड बी लाइक कि हाँ ये सही है। लेकिन अगर वो एक दूसरे से अलाइन नहीं करते, फंक्शंस और मिनिस्ट्री, या जो फंक्शन दिया है वो नाम से अलाइन नहीं करता डिपार्टमेंट के, तो मैं इसको रॉन्ग मानूंगा। ठीक है, आइडिया कुछ भी नहीं है मुझे। बट अब मैं अगर देखता हूं, यहाँ क्या दिया है, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, जो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो पहले एक तो डाउट ये भी आया मुझे कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये डाउट आ सकता है, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट जैसे हम देखते हैं सीपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स देती है। तो ठीक है, डाउट आ सकता है, नाम कभी सुना नहीं है, बट अगर मैंने फंक्शन पढ़ा और मैंने देखा डिपार्टमेंट का नाम, तो रेवेन्यू है ना, जो टैक्स रेवेन्यू है, जैसे हमने कस्टम्स भी रेवेन्यू है देखा है, वैसे ही जो टैक्स इवेडर्स है ना, उनको बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू है ना पकड़ना, उन पे एक्शन लेना, इसमें असिस्ट कर रहा है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है कि पहले तो टैक्स की बात हो रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ जा रहा है। दूसरा, डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, जो डेटा मैनेजमेंट के साथ जा रहा है। तो अब देखो, हो सकता है ये गलत है, मुझे एग्जाम में नहीं पता, यही मैं बता रहा था आपको, गारंटी की बात नहीं कर रहे, एग्जाम में कैसे सोचना है वो बात कर रहे हैं। एग्जाम में आप क्या सोचोगे कि फंक्शन और मिनिस्ट्री साथ में जा रही है, रिलेटेड लग रही है। जो फंक्शन है उसमें डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ जा रहा है, तो इसको सही मानेंगे। ठीक है, इसको सही मानना चाहिए। तो क्या दिख रहा है कि ठीक है, दो सही है, तीन सही है, वन गलत है, ये नॉलेज बेस से ही पता होना चाहिए आइडियली। तो वी विल मार्क ओनली टू, है ना, ओनली टू आंसर करेंगे यहाँ पे। अब चलो, इतनी सारी बातें तो मैंने कर ली, बट ये बता दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट कैटेगरी का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सब फंक्शन और मिनिस्ट्री का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री है ना, तो ये हमें नहीं पता होगा। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिफिकल्ट जो मार्किंग दी है, जो भी मैं मार्किंग दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ कि सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे उस हिसाब से। लेकिन एक अच्छा एस्पिरेंट डेफिनेटली इसको सही कर सकता है, जैसे मैंने, इसी से तो मार्जिन और लीड मिलेगा आपको। कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने 30 मार्क्स का मार्जिन लाया, 50 का लाया? क्यों? क्योंकि यू मेक बेटर लॉजिकल चॉइसेस, है ना, यू माइट गो रॉन्ग एट टाइम्स एंड दैट्स ओके। हमें ये ऑब्सेशन नहीं चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर सही कैसे लाना है, बताओ। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम लाइक सिचुएशन में कैसे सोचना है वो देख रहे हैं। तो मैं डिफिकल्ट मार्क करके ये बताना चाह रहा हूं कि आपने ये गलत भी कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन सही कर दिया तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप यहाँ बहुत सारे क्राउड से आगे जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज डुएबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, है ना, यूपीएससी लैंग्वेज, यूपीएससी असिस्ट कर रहा है यहाँ पे आपको, जो इंफॉर्मेशन दिया है उस बेसिस पे। टेस्ट सीरीज में ये नहीं होता, टेस्ट सीरीज आपको बस फैक्चुअल पता है कि नहीं वो चेक कर रहे होते हैं। यूपीएससी खुद आपको इंफॉर्मेशन देगी, खुद हिंट्स देगी, ये लैंग्वेज हिडन हिंट जो हमने बोला था वो इस क्वेश्चन में दिख रहा है। आगे में मैं बताऊंगा आपको कि यस कैसे यूपीएससी के लैंग्वेज से आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्वेश्चन क्या है, आरबीआई के रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरबीआई मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, ऑल द लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो देखो, जब तक एज ए एस्पिरेंट आप क्या करोगे, आप बस रटते रहोगे बिना समझे कि किसका जुरिस्डिक्शन क्या है। तब तक आपको आरबीआई क्या कर रहा है, नीति आयोग क्या कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये रटते रहोगे ना, आपसे नहीं बनेगा। यूपीएससी ऐसे इनफ हिंट्स देती है कि आप सोच पाओ। आपने बस रटने पे डिपेंडेंट हो आप, तो आपका कोई मतलब गारंटी नहीं है आप सही कर लोगे। ठीक है, आप अगर समझोगे किस चीज किसका क्या काम होता है,
राइट। अभी अभी हमने क्वेश्चन वन में क्या देखा है कि आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को लेंड नहीं करेगी, लेंडिंग प्राइवेट कंपनीज। ये आरबीआई का काम है क्या? नहीं है, ये बैंक्स का काम है। ठीक है, तो ये आरबीआई का काम नहीं है प्राइवेट कंपनी को पैसे देना। वैसे ही लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करना, उनसे कोई रिक्वायरमेंट मांगना, है ना, ये काम है सेबी का। ठीक है, तो आरबीआई लिस्टेड कंपनीज से डील नहीं करती आरबीआई। आरबीआई डील करती है बैंक से, है ना। बैंक की बैलेंस शीट कैसी है, बैंक्स ने रिजर्व, जो कैश रिजर्व रेशियो का या अलग अलग जो रूल्स है, बेसल नॉर्म्स है, क्या उनको फॉलो किया कि नहीं, है ना। उनके ये कितने हैं, एनपीएज कितने हैं, ये सारी चीजें देखने का काम है आरबीआई का। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड आरबीआई का ये वाला काम नहीं है, ये काम है सेबी का। ठीक है, तो ये डेफिनेटली गलत है। इसको आपको दो हिंट्स मिल रहे हैं कि सारी लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, बट ये आप आदत छोड़ दो कि जैसे ही ऑल दिखा आपने सोचा ये गलत है। आपको रीजनिंग देनी है कि क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि ये आरबीआई नहीं करेगा। और हो सकता है टॉप लिस्टेड कंपनीज भी बहुत ज्यादा है, तो ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, छोटी छोटी कंपनीज को ये अगर आप ये काम थमा दोगे तो क्या होगा कि रेगुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज होने का चांस कम है, बट आरबीआई ये करने का चांस तो बहुत कम है। इसलिए वन हो रहा है गलत। ठीक है, तो वन को हमने देखा क्यों गलत का मान सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनीज का काम आरबीआई का नहीं है। आगे हम क्या देखेंगे, आगे क्या दिया है, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, है ना। अब नाम क्या है रिपोर्ट का? नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीजों का। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से सोचना सीखना पड़ेगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो इट्स नॉट फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, है ना। आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज, है ना, बिजनेस की, या सस्टेनेबिलिटी पे क्या कर रहे हो आप, इस पे फोकस है। तो आप क्या देख रहे हो, लार्जली नॉन फाइनेंशियल, है ना। उन्होंने पूरा नॉन फाइनेंशियल बोला है क्या? नहीं, है ना। उन्होंने सेंटेंस की फ्रेमिंग ऐसे की है जिससे वो प्योरली गलत ना हो। जैसे क्या है, ओनली नॉन फाइनेंशियल देते तो डाउट आ जाता उस पे कि भाई फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो थोड़े बहुत तो रहेंगे ही, बट लार्जली नॉन फाइनेंशियल बोल के उन्होंने इसको, है ना, एग्जामिनर ने खुद को बचाया। देखो एग्जामिनर बहुत बार खुद को बचाता है ना, क्यों? क्योंकि अगर वो सेंटेंस फ्रेम ढंग से ना करे, उस पर थोड़ा भी डाउट रहे गलत होने का, है ना, वो जो भी दे रहा है सेंटेंस को सही या गलत, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जैसे यहां लार्जली दिया है। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू जस्ट सी दिस वर्ड, दैट वर्ड और सच वर्ड्स एंड मार्क देम करेक्ट। आपको दिमाग लगाना है। आप बस वर्ड्स के बेसिस पे खेलोगे ना, ओनली, ऑल, एक्सक्लूसिवली, लार्जली, तो दिक्कत होगी। आप वर्ड्स के बेसिस पे मत खेलो, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को एक रिस्पेक्ट दो। ठीक है, ये बात बहुत एस्पिरेंट्स नहीं करते, बस वर्ड्स के बेसिस पे खेलते हैं। तो उसको हम ट्रिक्स बोलते हैं। लॉजिक क्या होता है, तो आप पूरे सेंटेंस के मीनिंग के बारे में सोच के सोचते हो क्या ये हो सकता है ना। तो ये रीजन है कि यस, हमने जैसे देखा लार्जली नॉन फाइनेंशियल होना बनता है, उसके नाम से दिख रहा है रिपोर्ट के। ठीक है, तो दैट्स व्हाई टू इज द करेक्ट वन, एंड आई वुड मार्क दिस क्वेश्चन एज इजी। मैंने कभी इस रिपोर्ट का नाम नहीं सुना था। ठीक है, स्टिल मुझे ये पक्का पता है एग्जाम में मैं इसको सही करता। दिस इज नॉट पोस्टमार्टम वाली बात। यहाँ पे आप, है ना, लॉजिकली सोच के सोच पा रहे हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस, ना। एग्जाम में इट्स नॉट नीडेड कि आपको पता हो, आप सोच सकते हो। बहुत एस्पिरेंट सोचेंगे जो कंपटीशन में है, ठीक है, और वो सही करेंगे। इसलिए इसको सही करना जरूरी है। दिस इज अ इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इन इंडिया इनकम फ्रॉम allied एक्टिविटीज, agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस क्या है?
सेकंड सेंटेंस है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो रूरल एग्री एग्री लैंड जो होती है वो कैपिटल एसेट नहीं है, ऐसा माना गया है, कैपिटल इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा दिया है। मुझे दोनों का आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि यस एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको देखना है, ये प्रोसेस है इस क्वेश्चंस को समझने का। पहले देखना है आपको, इज देयर एनी क्वेश्चन एनी स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोच रखना है, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो ये पहले ये सोचेंगे। तो यहाँ पे अब आइडिया तो है नहीं, बट यहाँ मैं पढ़ के फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें मुझे ये तो पता है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता, बट यहाँ बात हो रही है अलाइड एक्टिविटीज की। ठीक है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेयरिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज है। ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि क्या, जैसे जो फार्मर होता है जो लैंड पे ग्रो कर रहा है, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि बहुत फार्मर्स के पास छोटी सी लैंड है ना, कम लैंड है, और ये क्लाइमेट चेंज डिपेंडेंट ऑक्यूपेशन है। इंडिया में सोशल जस्टिस के तहत भी फार्मर्स को देखा जाता है। तो जो क्रॉपिंग का काम है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है इनकम की। ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं है इनकम की। लेकिन हम अगर बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की या वूल रेयरिंग की या ऐसे अलाइड एक्टिविटीज की, तो ये क्लाइमेट चेंज डिपेंडेंट नहीं है जिस लेवल पे क्रॉपिंग है। ठीक है। तो पहले तो ये रीजन आप सोच सकते हो कि यार ये इनकम, और आप सोचो, अब कोई अगर मान लो बहुत स्मॉल फार्मर है जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, जिसका इनकम है मान लो 50,000 साल का। ठीक है। तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन देने की जरूरत ही क्या है एनीवेज, है ना, वो खुद ही मतलब कम इनकम ले रहा है, उस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए इनकम की वजह से जितना इनकम है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे पोल्ट्री फार्मिंग करे, ठीक है, जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है मीट मान लो, है ना, या जो बहुत बड़े लेवल पे वूल रियरिंग करे, है ना, तो क्या ये फेयर है? अब देखो, हम सोशल जस्टिस किसके लिए देखेंगे, जिनका इनकम है बहुत का, तो एनीवेज उनको एग्जेम्पशन मिल रहा है, लेकिन कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। यहां पे हो सकता है कोई कंडीशन हो, बट इन्होंने एनी टैक्स बोल के, एनी सिचुएशन में बोल के क्या किया कि किसी भी सिनेरियो में टैक्स नहीं लगेगा बोला, जो कि आप सोचोगे तो समझ आएगा गलत होने का चांस तो है। ठीक है। तो वन गलत होने का चांस ज्यादा है ना। दो पढ़ेंगे तो दो में क्या दिख रहा है कि कैपिटल एसेट नहीं मान रहे लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को, और ये बनता भी है क्यों कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसीलिए इस लैंड से जो एग्रीकल्चरल इनकम आने वाला है ना, तो वो इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ये लॉजिकली रीजनिंग बन रही है कि क्रॉप्स जो भी आपने उगाए उसका जितना भी इनकम हो वो एग्जेम्प्टेड है। क्यों? क्योंकि उसको हमने लॉ लीगली उसको कैपिटल एसेट नहीं माना है। तो स्टेटमेंट टू सही होना बनता है, वन गलत होने का चांस है। ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा कि क्या कोई गलत होने का चांस है, पहले यह देखा। अब अगर पक्का पता चल गया कि ये कोई गलत है, फिर तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर वन गलत है डी आ जाएगा, टू गलत है सी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो। पक्का अगर समझ आ गया कि यार ये गलत है, तो आप वहां पे जाओगे। यहां मुझे क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है वन पे, मैं पक्का नहीं बोल रहा अभी भी। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, वन गलत है अगर, तो आएगा ऑप्शन डी। अब सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सी नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट टू सही है कंपेयर्ड विथ वन। वन गलत होने का बहुत चांस है, दो नहीं होगा गलत, दोनों में से एक ही गलत हो सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, लेट्स एज्यूम दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है ना, इफ यू आर नॉट श्योर, इफ नॉट श्योर एज्यूम दैट बोथ आर करेक्ट। ठीक है। आपने बोथ करेक्ट माना तो आप यहां देखोगे, है ना, आप यहां देखोगे, क्या देखोगे कि भाई जो अलाइड एक्टिविटी है लाइक पोल्ट्री फार्मिंग या वुल रेयरिंग, इसका अगर दोनों सही मान लिए, उसका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड से कोई नाता नहीं है। ठीक है। तो वो
स्टेटमेंट टू एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है यहाँ स्टेटमेंट वन का। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन होने का चांस होता तो हम ए बोलते, लेकिन ए इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज टू कांट बी एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, है ना। वन में जो ऑक्यूपेशन दिए, पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेयरिंग, वो लैंड डिपेंडेंट नहीं है, लाइक क्रॉपिंग इज। राइट, तो आप ए को हटा दोगे तो आपको देखो क्या हो रहा है, आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक है, आपने अगर देखा कि दो गलत, वन गलत लग रहा है, तो आंसर डी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सही हुए तो यहाँ आंसर बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन का एक्सप्लेनेशन नहीं है टू। ठीक है, अब और थोड़ी थॉट प्रोसेस दोगे, थॉट दोगे, तो आपको क्या समझ आएगा कि कैसा भी टैक्स ही नहीं लगेगा इन चीजों पे, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ टैक्स लगे, लगना चाहिए, स्पेशली बिकॉज दीज आर नॉट क्लाइमेट चेंज डिपेंडेंट, लैंड डिपेंडेंट बिजनेसेस। और कोई मान लो बड़ा फार्मर है ना, या कोई है जो बहुत बड़े लेवल पे इस अलाइड एक्टिविटीज को कर रहा है। ठीक है, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, मान लो प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई कर रहा है, मान लो केएफसी को सप्लाई हो रहा है किसी चीज का, तो इसीलिए इस पे जीरो टैक्स नहीं होना चाहिए। कुछ तो टैक्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो चांसेस ज्यादा है गलत होने के। अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं लेंगे हम, है ना। जस्ट बिकॉज ए नहीं दिख गया, यस, वी आर अलर्ट, बट ए नहीं दिख गया हर बार तो हटाना, ये प्रोसेस सही नहीं है। आप क्या बोलोगे, ज्यादा चांस गलत होने का है वन, पक्का गारंटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि होती ही नहीं है एग्जाम में, है ना। बाहर आके आंसर देख के कोई भी बोल देगा, बट आप लॉजिकली जो हमने थॉट प्रोसेस जो मैंने बताई, मैं तो डेफिनेटली मन को गलत करता, गारंटी नहीं देता, बट टिल्ट मैं प्रोबेबिलिटी देके बोलता कि हाँ यार वन गलत होने का चांस ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद डी। समझ रहे हो? तो इसको मैं बोलूंगा मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन। ठीक है, इसको इजी नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली मीडियम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना टाइम क्यों दे रहे हैं हम एक क्वेश्चन को? हम बहुत इजीली ए नहीं दिख गया, इसको हटा दो, ऐसे लोगों के साथ, लोगों के जैसे बोल सकते हैं, बट वो चीज से आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि आप ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे, बहुत रिस्क होगा। हम जो प्रोसेस बोल रहे हैं, मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूं, उसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी, है ना, यू विल सी कि धीरे 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 आपकी जो गलतियां, 40 से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, वो कम होने लगेंगे, क्योंकि आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं खेल रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, इस पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इंडिया हैज ज्वाइन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। अब ये न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, वेरी प्रोमिनेंट, कवर्ड बाय एवरी टेस्ट सीरीज, एवरी करंट अफेयर सोर्स, सो इट्स इजी टू नो। सेकंड क्या है? इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। तो भाई हमें भी पता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत सीधे सीधे डाउट में आ जाती है। सेकंड, फिर हमने देखा पार्लियामेंट ने देखो भाई क्या दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करने के लिए माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंसेस फॉर सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स। तो देखो भाई, वो मिनरल्स आम मिनरल्स तो है नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स है, और सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स को ऑक्शन करने के लिए एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को वो हक दिया जाए, वो पावर दी जाए, तो नॉट अ बिग डील, है ना। हमने पहले भी पीवाईक्यूज में देखा है, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, तो माइनर मिनरल के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर्स मिलती है। ये तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स दिया है, तो इसमें कोई बिग डील नहीं है। बट आपको क्या हो रहा है, ये अगर लकीली ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए, ये अब ये एक चीज आप याद रखना, एक टिप है, टिप आप लिख लो, क्या टिप है? अ क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट एज इट्स ऑप्शंस। ठीक है, एज डिफिकल्ट एज इट्स ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस डिफिकल्ट होते तो हमें ज्यादा सोचना पड़ता, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे फ्रेम किए हैं कि यहाँ पे एक भी गलत निकाला हमने, या कौन सा गलत है दिख गया, तो आंसर आ रहा है। और लकीली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि भाई जो स्टेटमेंट टू है, कि सारे क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास रिसोर्स रिच है। देखो, मिलना, मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन क्या मिनरल रिच है हम? तो बिल्कुल नहीं है, हमें पता है ना। कितने सारे मिनरल्स हैं,
जिसके लिए हम डिपेंडेंट है, रेयर अर्थ मिनरल्स देख लो या और कोई भी मिनरल्स देख लो, तो लॉजिकली ये कौन से 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये जानने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जनरल भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, आपको जनरल फॉलो किया, आपको पता होगा कि इंडिया के पास नहीं है, दो को हटाएंगे, 1 3 आंसर है, बहुत इजी। तो अच्छी चीज क्या है पता है यूपीएससी की, वो देता है बोनस क्वेश्चंस। तो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, मैं आगे भी बताऊंगा आपको बोनस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, है ना, वहां ओवर थिंक नहीं करना है। ये इतना बोनस क्वेश्चन होने के बाद भी एस्पिरेंट, कुछ एस्पिरेंट्स इसको गलत करके आए हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको एक प्रोबेबिलिटी की बात करके सेकंड तो हट रहा है बहुत इजीली। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। अब जैसे मैंने बात कही थी कि बॉन्ड और स्टॉक्स इज अ थीम, है ना, आप मल्टीपल इयर्स देखोगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इवन इवन जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, इट्स अ थीम, क्रिटिकल मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट थीम है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इट हैज बीन यूपीएससी's थीम सिंस आई एम प्रिपेयरिंग। 2013-14 से थीम है, मैं 2017 से मैंने अटेम्प्ट दिया है। हर बार मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार, है ना। आप देखोगे ये थीम है, ये ढंग से समझना जरूरी है। इसके रिलेटेड करंट में कुछ भी क्वेश्चन आया, बहुत ढंग से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू एनालिसिस का, राइट। तो जस्ट लाइक क्रिटिकल मिनरल्स, वी नो दैट बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ये क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, हर साल आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। तो देखो यार, अब ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना एक्सपेक्टेड है, बट स्टेटमेंट 1 2 3, तीन स्टेटमेंट्स में, थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चंस जहाँ पे असर्शन रीजनिंग की बात है ना। आपको पहले क्या समझना है? स्टेटमेंट 1 इज अ नॉलेज दैट इज ऑलवेज करेक्ट ना, इज नॉलेज ऑलवेज करेक्ट, आपको ये हेल्प की है यूपीएससी ने। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दे के चेक किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि भाई बॉन्ड होल्डर्स जो है वो कम रिस्क पे माने जाते हैं कंपेयर टू स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इस पे कुछ नहीं, ये इसको हेल्प लेना है ना, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस, इसी को क्या बोलेंगे, यूपीएससी की लैंग्वेज या हिडन हिंट है ये, है ना, ये तो विजिबल हिंट है सीधे। स्टेटमेंट 2 क्या है? बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ठीक है, तो देखो भाई, रिस्क रिवॉर्ड वाली बात होती है, हमने सुना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड वाली बात क्या है? रिस्क क्या होती है कि भाई मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी और मेरी रिस्क अगर ज्यादा है तो मेरा रिवॉर्ड भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स कम रिस्क में बताया है, और यहाँ दिया है कि वो लेंडर्स है, तो भाई उनका रिटर्न भी तो मोर और लेस फिक्स्ड होता है ना, उनको रिटर्न्स भी फिक्स्ड मिलता है, रिवॉर्ड जो होता है उनका, रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है, क्योंकि वो लेंडर्स है। तो उनको पहले ही बता दिया जाएगा, देखो भाई आप मुझे पैसे दो, है ना, और आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न इज प्री डिसाइडेड मोर और लेस। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स भी होते हैं जहां इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा रिटर्न कम ज्यादा होता है, बट रिवॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं होता है बॉन्ड होल्डर का। तो बात तो सही है कि वो लेंडर हैं, उनको बोला जाएगा भाई आपसे पैसे ले रहे हैं हम, और आपको एक रिटर्न, इतना रिटर्न मिलेगा। अब दूसरे कौन है? स्टॉक होल्डर्स, जो ओनर्स हैं। यस, हमें पता है, स्टॉक होल्डर्स, हमारे पास मान लो किसी कंपनी के शेयर हैं, 1%, 1% भी शेयर है, बहुत शेयर्स हैं हमारे पास, राइट। तो ओनर को ज्यादा फायदा होता है, रिस्क भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई तो मैं ओनर हूं, मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, राइट। तो लेंडर जो होता है उसको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलता है, रिस्क कम होता है, लेकिन कम रिटर्न मिलता है। स्टॉक होल्डर जो है, ओनर जो है, उसको रिस्क है भाई, पता नहीं डूब भी सकता है, लेकिन ओनर होने के नाते अगर फायदा हुआ तो फायदा भी ज्यादा वही उठाएगा।
तो यस, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री क्या है? फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। तो नेचुरल सी बात है, आप आइडियल सिनारियो सोचो। रियलिटी में क्या होता है वो अलग बात है। आइडियल सिनारियो में क्या है? मान लो कि मैं मेरी शॉप है और मेरी शॉप डूब रही है। तो भाई पहले तो मुझे उधार जो लिया है मैंने किसी से लेंड, मतलब किसी से कर्जा लिया है, पहले वो चुकाना पड़ेगा। फिर बचा कुचा मुझे मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, इतना मुझे बच गया। तो नेचुरल सी बात है, बॉन्ड होल्डर्स की रिस्क कम कब होगी? अगर उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाए। अगर कंपनी डूब रही है, ठीक है, तो नेचुरली उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा। है ना? आप सोचो ना कि कंपनी बुरी हाल में है, या तो किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? बॉन्ड होल्डर्स को। इसी के चक्कर में तो वो कम रिवॉर्ड ले रहे हैं। कि भाई वो किसके बदले कम रिवॉर्ड ले रहे हैं? कि हाँ भाई, आप रिवॉर्ड थोड़ा कम दे दो चाहे तो, लेकिन रीपेमेंट के टाइम मुझे प्रायोरिटी दो। स्टॉक होल्डर क्या बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा रिस्क लेने तैयार हूं, आप मुझे प्रायोरिटाइज मत करो, लेकिन आपका चल गया ना तो मुझे पैसा चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए बोथ आर करेक्ट, बोथ आर लॉजिकल, इवन इफ यू डोंट नो बोथ। है ना? इन दी एग्जाम हॉल यू कैन लॉजिकली थिंक, इट वोंट टेक मच टाइम। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे ए इज द आंसर। आई वुड मार्क दिस एज इजी। अगर ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपका प्रिपरेशन लेवल एटलीस्ट इकोनॉमी इस सब्जेक्ट में सही लेवल पे नहीं है, आप संभल जाओ। है ना? आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सबका बैकग्राउंड नहीं होता इकोनॉमी का। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए अगर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो। अदरवाइज दिस इज अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपटीशन, रिलेटिव कंपटीशन का एग्जाम है। आपको कंपटीशन से डील करना है, तो आपका इकोनॉमी अगर वो क्वेश्चन डील करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप रेडी नहीं हो। देन यू कांट एक्सपेक्ट कि हर चीज लॉजिक या मैजिक या ट्रिक्स पे तुक्के पे हो जाए। एक नॉलेज बेस चाहिए। हम जो बोलते हैं लॉजिक, वो हमेशा नॉलेज डिपेंडेंट है ना? जो मार्केट में ट्रिक्स बताई जा रही है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, आ गए भाई। तो भाई वैसे गारंटी नहीं होगी, आपको तुक्के लगाने लगाओ। ठीक है, आपकी वजह से ही क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ भी नहीं रहा, आप पढ़ नहीं रहे हो, बस तुक्के लगा रहे हो। तो यस, लॉजिक लगाना चाहिए। हर जगह नॉलेज नहीं होगा, बट कुछ तो नॉलेज चाहिए, तब लॉजिक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India accounts for very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting great boom। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट अब न्यूज में है। कोविड के बाद से बहुत सारा यूथ, बहुत सारी जनता इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। ठीक है, और इसलिए ये सेंटेंस लॉजिकली सही जा रहा है। आप यहाँ ऑल देख के, जो लोग वर्ड देख के खेल खेलते हैं ना, वो खेल जीत नहीं सकते। जो लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, है ना, वो अलर्ट भी रहते हैं कि हाँ भाई ऑल दिया है, बट स्टेटमेंट पढ़ के पूरा उसका मीनिंग लगाते हैं, वो लोग आगे जाएंगे। बस वर्ड देख के हटा दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको तो क्या है, मतलब आपको 50-60 मार्क्स आके अटक जाओगे, 70 मार्क्स आएंगे। जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो स्टेटमेंट वन में क्या दिया है? इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भाई बनता है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ही कितना है भाई। पॉपुलेशन है ना, डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोगों के पास पैसा है, डीमैट अकाउंट्स इजी हो गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है ना, इन्वेस्टमेंट्स करना, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, तो बनता है, कोई बिग डील नहीं है ना। एंड वेरी लार्ज बोला है, वेरी लार्ज उन्होंने ऐसे नहीं बोला 70%। स्पेसिफिक फैक्ट देते तो फिर हम सोचते भाई क्या इतना है। वेरी लार्ज बोला है, जेनरिक बात हो रही है। हाँ, वेरी लार्ज बोला है, लेकिन हमने जो रीजनिंग देखे, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का डिजिटलाइजेशन, स्टॉक मार्केट को लेके कोविड के टाइम के बाद से जो रुझान है, जो उस तरफ झुकाव है लोगों का, तो भाई ये ठीक लग रहा है अभी तक। फिर अभी तक मैंने बोला, क्यों बोला ऐसे? कि भाई मोटा मोटी सही लग रहा है ना। ये इसका भी क्या गारंटीड रटा हुआ नॉलेज है? नहीं, बट पढ़ के लग रहा है सेंसिबल है। ठीक है, लेकिन होल्ड पे रखेंगे जब तक पूरा देख ना ले। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप देखो मैंने क्या बताया था, जो आरबीआई का क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन
फोर जो था लार्जली नॉन फाइनेंशियल, मैंने क्या बताया, तो एग्जामिनर खुद को बचा रहा है ना, वो रिस्क नहीं लेगा बहुत। जैसे यहाँ क्या दिया है, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इवन ओवरटेकिंग हांगकांग्स। अगर इतना ही स्टेटमेंट देते हैं, और हांगकांग देखो, स्टॉक मार्केट कोई स्टैटिक चीज तो है नहीं, वो डायनामिक है। मान लो क्वेश्चन फ्रेम किया है और एक महीने में हांगकांग का स्टॉक मार्केट आगे चला गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर खुद को कैसे बचा रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया स्टॉक मार्केट जो है इतना बढ़ गया कि उसने हांगकांग वाले को भी ओवरटेक किया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। पूरे टाइम हर टाइम हम नहीं बोल रहे भाई, लेकिन हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़ा है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, थीम है ये, अब थीम बन गई है। बीटा हो गया, सेबी हो गया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। करंट अफेयर्स जो करंट हैपनिंग है उसमें इंडिया ये चीज कर रहा है और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, ये गलत है, हमें पता है। सेबी जो है बहुत सारे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स जो है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट एक्शन ले रहे हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बोल रहा है कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। ठीक है, सेबी ये चीज करता है, एक्शन लेते रहता है। आपको पता होगा अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, ये सिखा देंगे, टेलीग्राम पे एडवाइस आती है कि ये स्टॉक खरीद लो। तो सेबी ने क्या बोला है कि भाई अगर फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पे एक्शन लेंगे, है ना। जैसे अवधूत साठे करके आपने सुना होगा अभी, है ना, या ऐसे और बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या एडवाइजर्स पे एक्शन लिया है। तो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये तो एक्सट्रीम हो गया, बहुत इजी हो गया। ये है बोनस क्वेश्चन। पहले दो स्टेटमेंट तक तो नहीं था ये बोनस क्वेश्चन, तीसरे में बन गया। क्यों बन गया? अ क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट एज इट्स ऑप्शंस। आप ऑप्शन देखो क्या है, दो, एक ऑप्शन हट गया, आंसर आ रहा है। यहां पे अगर ऐसा होता, आप सोचो, अगर ऐसे होते हैं ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस अगर ऐसे होते हैं तो ये डिफिकल्ट बन जाता। जैसे 1 2 3 है, ठीक है, फिर दिया है कि 1 and 2 ओनली, फिर दिया है कि 1 ओनली, फिर दिया है 2 ओनली। तो भाई क्या होता, 3 को तो हटा देते हम, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शंस बचे। तो फिर सोचना पड़ता कि भाई क्या है, दोनों है कि नहीं है, थोड़ा सोचते, जो भी मार्क करते। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन, सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ पे ये सबके लिए बोनस क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ आप गलती करते हो अगर, तो आप फैटल क्राइम, सुसाइडल बात कर रहे हो, राइट। आपको यहाँ सही लाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये 3 वाला हट जाएगा इजीली, 1 2 सही है। आपको मैंने ये भी बताया, लैंग्वेज की बात जो करते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, ओवरटेकिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये यूपीएससी की लैंग्वेज की खासियत है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई, ये एग्जामिनर खुद को बचा रहा है, यहाँ ये सेंटेंस सही होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हम एडवाइस दे रहे हैं ब्लाइंडली मत फॉलो करो प्लीज, आप उसको समझो, उसको प्रैक्टिस करो। आपके पास इनफ टाइम है, अभी भी 2 महीने बहुत होते हैं। आप अब एफएलटीज दोगे, ठीक है, तो उसमें अप्लाई करना, उसमें देखना क्या गलत हुआ है ना। गलती करके ही सीखा जाता है, ठीक है। देखो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस, ठीक है। फेलियर इज मदर ऑफ सक्सेस। तो गलत करना, लेकिन कहाँ करना? गलत करना भाई टेस्ट सीरीज में करना। और ये टेस्ट सीरीज की गलतियां आपको पावरफुल बनाएंगी, आपको सिखाएंगी, जिससे आप एग्जाम में रेडी रहोगे। ठीक है, यही मैंने किया है हर साल। इट्स नॉट लाइक कि मैंने किसी साल 148 भी लाया, स्टिल आई मेड मिस्टेक्स इन टेस्ट सीरीज, बट आई लर्न थ्रू देम, एंड दैट्स द प्रोसेस। इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं, अगले वर्ल्ड कप के पहले भी आपको गलतियां करना, आपका टीम कॉम्बिनेशन देखना, प्रैक्टिस करना, है ना, अपोनेंट के लिए तैयार होना, वो सब करना पड़ता है। एंड यूपीएससी इज नो डिफरेंट। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन अपोनेंट, रिलेटिव कंपटीशन है यूपीएससी के। लैंग्वेज पैटर्न को आप समझोगे कि अच्छा यूपीएससी ये चाहता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जो तुक्के आप लगा रहे हो वो यूपीएससी में लगते, तो 150 कट ऑफ आ जाती भाई। सबको पता है आजकल ट्रिक्स, सोचना कैसे है ये हम बता रहे हैं।
एग्जाम में जो पॉसिबल है वही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई हर क्वेश्चन सही कैसे करना है वो वाली बात नहीं है। वो भी क्वेश्चंस दिखाएंगे जहां भाई कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। एग्जाम में ये बहुत ऑलमोस्ट नॉट डूएबल है, स्पेशली अगर नॉलेज नहीं है आपके पास थोड़ा बहुत तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस इमिशंस। सर्कुलर इकोनॉमी बजवर्ड बन चुका है, आप देखोगे ग्रीन ग्रोथ ये बजवर्ड बन चुका है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आना बनता है ना। एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का मिल के ये क्वेश्चन बना है, बजवर्ड है ये, हर जगह आपको दिखेगा। ठीक है, इवन यू शुड यूज दिस इन मेंस, दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफॉर्मेशन है, गिवन स्टेटमेंट है कि भाई ये कम करता है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को। फिर दिया है कि ये रॉ मटेरियल की यूज को कम करता है, भाई नेचुरल सी बात है। टेक मेक वेस्ट, है ना, वाला जो लीनियर इकोनॉमी था उससे हटके रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, इसलिए सर्कुलर की बात हो रही है। ये डायग्राम हमने देखा है, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अगेन रिड्यूस रीयूज रिसाइकल है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेजेस कम होंगे। ठीक है, नेचुरल सी बात है। तो ये यहाँ ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लोग इस पे ओवर थिंक करते हैं। एग्जाम एनवायरमेंट में आपको ये समझना है कहाँ कितना सोचना है। ठीक है, यहाँ पे भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा भी वेस्टेज कम कर दिया, हाउ डिफिकल्ट दिस इज फॉर एग्जामिनर टू प्रूव रॉन्ग। एग्जामिनर कांट प्रूव रॉन्ग, इसको किसी ने भी हल्का भी प्रूव कर दिया कि देखो भाई ये सर्कुलर इकोनॉमी के वजह से मेरा इस इंडस्ट्री में इस प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज कम हो गया, एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता, तो इसको सही देना ही पड़ेगा, है ना। या गारंटी, इसको गलत तभी दे सकते हैं अगर गारंटी है कि नहीं हो रहा वेस्टेज का, गारंटी है, तो गारंटी तो नहीं है। तो मैं ओवर थिंकर को ये सब बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सी सेंटेंसेस है, यहाँ इतना सोचना नहीं चाहिए, बट आपने ओवर थिंक कर भी लिया, कोई बात नहीं, आपको ऐसे काउंटर करते आना चाहिए। और अगर प्रोसेस में वेस्टेज कम हो रहा है तो नेचुरल सी बात है ग्रीन हाउस इमिशन कम होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ए है, इजी मैं बोलूंगा, बोनस क्वेश्चन भी बोलूंगा। एंड मेनी पीपल, है ना, मेनी पीपल हैव मार्क्ड दिस इनकरेक्ट। तो हाँ, आप मैक्सिमम ने तो सही किया है, बट बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत भी किया है। तो आप समझो, अगर आप ये गलत कर रहे हो तो आप में ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी है। थिंकिंग से दिक्कत नहीं है, आपको जज करना है ओवर थिंकिंग कब हो रही है। और ये आपने इस क्वेश्चन में नहीं और बहुत क्वेश्चन में आपको दिखेगा ओवर थिंकिंग आपने करी है। अगर ये आपने गलत किया है, आपको बहुत केयरफुली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज में कि आप ओवर थिंक कहाँ कहाँ कर रहे हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन थीम है ना। ये कैपिटल रिसिप्ट्स, है ना, बोरोइंग्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, लाइबिलिटी क्या है, असेट क्या है, बार बार आपको ये टर्म्स देखने मिलेंगे। ये क्या है, ये थीम है, पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मेजर कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या दिया है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या तो रिडक्शन करते हैं असेट में। देखो कितना अच्छे से दिया है, ये पढ़ के समझ में आ रहा है, सही है। ठीक है, तो वन तो सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिसिप्ट अगर हुई तो क्या होगा, देखो उन्होंने कैसे सेव कर लिया खुद को। तो या तो किसी सिनारियो में क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हो रही है, या तो क्या हो रहा है, असेट कम हो रहा है ना। तो असेट कम हुआ, हमारा मतलब कैपिटल रिसिप्ट क्या है, मान लो मैंने कोई असेट बेच दिया मेरा और उससे कैपिटल रिसिप्ट हुई, तो मेरा लायबिलिटी तो नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे असेट कम हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी किसी सिनेरियो मैंने मान लो लोन ले लिया तो लायबिलिटी है, तो इट क्रिएट्स लायबिलिटी, तो उन्होंने दोनों चीजें कवर कर ली। तो स्टेटमेंट वन सही है, बट मान लेते हैं कि आपको स्टेटमेंट वन में डाउट है। आप देखोगे ना स्टेटमेंट टू पढ़ते ही आपको स्टेटमेंट वन के रिलेटेड ही दिया है। ये यूपीएससी की खासियत है कि वो स्टेटमेंट्स को आपस के रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनाता है। टेस्ट सीरीज जैसे नहीं कि वन रैंडम स्टेटमेंट बन गया, टू रैंडम बन गया, थ्री रैंडम बन गया, रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनाता है। क्या स्टेटमेंट है, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। तो देखो वो खुद बता रहा है
कि बोरोइंग अगर हुई तो कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, लेकिन फिर लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि बोरो किया आपने। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट अगर किया, है ना, जहां जैसे किसी पीएसयू का स्टेक कम कर दिया, जो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो आपके पास जो है वो अगर डिसइन्वेस्ट कर दिया आपने, वो बेच दिया, तो क्या हो रहा है, असेट कम हो रहा है। तो पहले स्टेटमेंट के ही एग्जाम्पल्स उन्होंने या उसको बैकिंग देने वाले दे दिए पहले और दूसरे में। तो बहुत बार आपको ये दिखेगा कि को रिलेटेड स्टेटमेंट्स और अपोजिट स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे वन टू को रिलेटेड है, वन टू एक दूसरे के साथ जा रहा है। अब आपको मान लो कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ईदर बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, वन टू या तो करेक्ट होंगे, या तो दोनों साथ में बोथ करेक्ट होंगे, या बोथ होंगे इनकरेक्ट। यहाँ ऑब्वियसली इतना बेस लेवल नॉलेज एक्सपेक्टेड है ना, कि बोथ करेक्ट है, समझ आना चाहिए। नहीं भी समझ आया कुछ, इतना जरूर समझ आना चाहिए दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, तभी उन्होंने ये वन टू का एक दूसरे से कोरिलेटेड बनाया है। अब तीसरा हमने पढ़ा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने किसी लोन मैंने दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, तो गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उस पर कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट मिल गया तो बात खत्म, वो इंटरेस्ट मेरा हो गया, वो मेरा इंटरेस्ट है, राइट, मैं मेरा असेट है, वो किसी को देना नहीं है मुझे। अब लाइबिलिटी क्या है कि मैं किसी का, है ना, देना बनता है, मेरा किसी का देना ही नहीं बनेगा। साला मैं लोन मैंने दिया, इंटरेस्ट लिया मैंने, अब वो इंटरेस्ट वापस देने की तो जरूरत है नहीं, तो हाउ कैन दैट बी अ लाइबिलिटी? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड इट्स वेरी 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 अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक है ये। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, इकोनॉमी ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको ये बता दूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, दीज थ्री सब्जेक्ट्स, those who clear frequently and score high margins, they do very well in polity, geography, economy। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि हाउ टू थिंक बिफोर यू टिक। डोंट बी इन हरी, है ना, बट हाउ टू थिंक लॉजिकली बिफोर यू टिक द आंसर इन अ हरी, राइट। तो तीसरा गलत है यहाँ पे, अगेन अ क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट एज इट्स ऑप्शंस, वन टू साथ में जाते हैं, वो सही है, तीन गलत है, तो ए इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, नॉट अ बोनस क्वेश्चन, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है, जो बहुत डेप्थ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, स्टिल यू विल गेट करेक्ट। अगेन थीम है, तो अब देख रहे हो अभी तक हमने 10 ही क्वेश्चन देखे हैं, बट डुएबल क्वेश्चन हैं अभी तक। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा, देखो भाई यहाँ पता नहीं क्या कर सकते। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे, क्यों, दैट्स पोस्टमार्टम जाओ, दैट्स नॉट अ गुड वे टू analyze PYQs. You should understand, you should appreciate, you should respect. Okay, this question seems very difficult to solve in exam environment. It's not about, अरे आप समझो, बहुत सारे क्वेश्चंस पे तो मतलब डिस्प्यूट्स है। एग्जाम मतलब टेस्ट सीरीज या क्लासेस वाले लोग गारंटी से नहीं बता पा रहे कुछ क्वेश्चंस के आंसर की पक्का वन है या टू है। तो भाई एज ए एस्पिरेंट मैं एग्जाम में कैसे गारंटी दूं, राइट। तो गारंटी के पीछे मत भागो, आप सोचना कैसे है, टिल्ट कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी कैसे लगानी, वो समझो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय, इजी क्वेश्चन है। ही possessed great love and respect for intellectual traditions, for traditional philosophical systems of the east। अब इस पे लोग डाउट लेते हैं, क्यों डाउट लेते हैं, नहीं नहीं भाई ये तो वेस्टर्न वाला बंदा था, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो चलो ठीक है, वन पे टेम्पररी डाउट रखते हैं। स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं, ही डिजायर्ड कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट रैशनल साइंटिफिक अप्रोच। तो ये सब पढ़ोगे तो ये तो बढ़िया है, तो दो तो सही है। अब वन पे देखो कैसे कंफर्म करना है, वन पे कैसे डाउट लेना है। देखो भाई, ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे फैक्ट होता है कि भाई 20%, या हम बोल सकते हैं कि इंडिया का 80% ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, या 18% एग्री जीडीपी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो ये फैक्ट्स हैं, ये स्पेसिफिक मेजरेबल चीजें हैं। ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट इज नॉट मेजरेबल, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। जो सारे ग्रेट पीपल है ना, दे बिलीव्ड इन समथिंग, बट दैट डजंट मीन कि दे हेटेड समथिंग एल्स।
ये स्टेटमेंट तभी गलत होगा अगर ऐसा निकला कि राजा राम मोहन राय हेटेड फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं भाई ग्रेट लव नहीं था, थोड़ा लव था। यूपीएससी इस चीज पे नहीं खेलेगी कि ग्रेट लव नहीं है बट लव है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आई माइट नॉट एग्री विथ समवन बट आई आई माइट रिस्पेक्ट समवन। सिंपल। आप देखो फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे बहुत सारे, वो हर चीज पे एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे बट वो रिस्पेक्ट करते थे, है ना। दे हैड एडमिरेशन इवन इफ दे डिसएग्रीड, है ना। तो आप कई सारे ये एग्जांपल्स मिलेंगे। तो इसीलिए इसको गलत करने से पहले 10 बार सोचो। सीधे सीधे बहुत सिंपल थिंकिंग पे जाना कि नहीं नहीं भाई ये तो वेस्टर्न फिलोसॉफी वाले थे, दैट डजंट मीन कि उनको ईस्टर्न फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का कुछ लगाव ही नहीं है ना, या वो हेट करते थे। अगर ऐसा कहीं आपको पढ़ने में आया है कि वो हेट ही करते थे, देन एंड देन ओनली दिस बिकम्स इनकरेक्ट। दिस इज अ जेनरिक सेंटेंस, है ना। आप समझ रहे हो। जैसे मोदी जी भी बोल देंगे कि भाई कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, भले ही अपोजिशन का हो, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वगैरह वगैरह वगैरह, इवन इफ दे माइट डिसएग्री ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट लाइक दैट, दिस सेंटेंस इज फ्रेम, डोंट लुक इन ब्लैक एंड व्हाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, सी, many aspirants have gone wrong because of simplistic superficial thinking। आपको सिंपलिस्टिक नहीं, थोड़ा डेप्थ में ऐसे सोचते आना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं कि यूपीएससी का लैंग्वेज। आप पीवाईक्यू में देखोगे आपको समझ आएगा कि यार कब कितना डाउट लेना है, राइट। तो इसका आंसर सी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ये तो थीम है, राइट। ये थीम है, एक इंपॉर्टेंट थीम है, बट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये वाला फॉर्मेट बहुत रिस्की डेंजरस फॉर्मेट है। तो व्हाट डज दिस टेल यू, तो ये बताता है कि भाई फैक्चुअल प्रिपरेशन पे एम्फेसाइज कर रहा है यूपीएससी। फैक्चुअल चीज है, क्या आपको पता है, ये चेक हो रहा है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो इनफ है। ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट कीप एडिंग सोर्सेज, डोंट चेंज द सोर्सेज, बट रीड वॉट एवर यू आर रीडिंग केयरफुली। रिवाइज करो, मेमोराइज करो, फैक्चुअल प्रिपरेशन पे एम्फेसाइज करो। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ prelims in last 3 4 5 years, it will be so for next few years। क्लियरली वो एम्फेसाइज दिख रहा है, एम्फेसिस यूपीएससी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्लियरली, ऐसा कौन मूवमेंट का टारगेट रखता है कि अपने जो भी टाइटल्स और ऑनर्स मिले हैं भाई उनको रिटेन करो, है ना। हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने शायद केसरिए हिंद या जो भी उनको टाइटल मिला था, वो उन्होंने टाइटल हटा दिया, छोड़ दिया कि भाई ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो टाइटल मिला उन्होंने वो हटा दिया। क्यों? एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, है ना। हम नॉन कॉपरेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि हम उसको हटा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत क्लियरली दिया है, तो 3 तो हट रहा है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये तो क्लियरली हमें पता है, चौरी चौरा में गांधी जी ने मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया, है ना। एक एक छोटे से विलेज में वायलेंस दिख गया, मूवमेंट हटा दिया। तो भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ, ये भी दे रखा है, ठीक है। और आप देखोगे तो अगर लॉ कोर्ट्स को अगर बायकॉट किया है तो फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स, ये 1 और 4 साथ में जा रहे हैं। बायकॉट किया लॉ कोर्ट्स का तो भाई डिस्प्यूट्स कैसे सेटल करें। तो पंचायत जो है उनका रोल जो है, आपस में भाई सेल्फ डिपेंडेंट रहो, है ना। उनके कोर्ट्स में मत जाओ, खुद खुद कुछ चीजें करो, राइट। तो ये एजेंडा था। 1 और 4 गो टुगेदर, 2 इज करेक्ट, है ना। तो एंड 1 इज क्लियरली गिवन। तो बेसिक है, ये जो मूवमेंट्स है सारी, क्विट इंडिया, है ना, पार्टीशन वाला मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गेट दिस करेक्ट, ओनली 3 आंसर है, राइट। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली याद आने चाहिए इवेंट्स अलग अलग, फैक्चुअली रटने की जरूरत नहीं है। बस हिस्ट्री में ये याद रखना, हिस्ट्री में रिलेटेड स्टोरी फॉर्म में अगर आपने समझा है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका टाइटल छोड़ दिया था, राइट। तो ये अगर पता है आपको, इजी हो जाएगा। तो ओनली 3, बट स्टिल दिस गोज इन मीडियम डिफिकल्टी कैटेगरी। नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ प्रोमिनेंट मूवमेंट, नॉट इजी बिकॉज ओनली 1 ओनली 2 में पूछा है।
right? So it's okay even if you go wrong here, but ideally a good aspirant won't, right? नेक्स्ट, ये तो पीवाईक्यू है भाई। ये पीवाईक्यू एनालिसिस का इससे बड़ा फायदा कोई नहीं बताएगा। हमने क्या बताया? थीम, थीम बताएंगे, ट्रेंड बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, लैंग्वेज बताएंगे, लेकिन एक फायदा ये है कि भाई पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। और ऐसे एग्जाम में जहां हर 2 मार्क्स, एवरी +2 मैटर्स, है ना? सो मेनी एस्पिरेंट्स हैव मिस्ड बाय हाफ मार्क, 1 मार्क, एंड इफ यू गो रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, अगेन सुसाइडल। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप समझो अरागट्टा 2016 का पीवाईक्यू है। एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी जो है, उसमें इमेज दे रखा है भाई अरागट्टा का। ठीक है? तो सीधे सीधे पीवाईक्यू है, आपको आना चाहिए। और वर्ड को ब्रेक करके जो एटिमोलॉजी, नाम में एक बहुत कुछ रखा होता है, एटिमोलॉजी जो होती है, उससे भी आप अरा करके व्हील होता है, अरा मतलब। ये जानना डिफिकल्ट है, इट्स इजी टू नो दैट इट्स पीवाईक्यू and it's given in NCRTs. NCRT is very very important for be it history, be it ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को तो भाई एनसीईआरटी से आता है सीधे सीधे उठा के, हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है? तो इसका बी है, लार्ज व्हील है, तो ये व्हील बिकम्स अ वेरी बिग हिंट, है ना? अदरवाइज इट माइट बिकम डिफिकल्ट। देखो यहाँ तो बुलक्स दिया है, ये गलत है। पुल्ड अप बाय रोप, डायरेक्टली बाय हैंड, तो यस। ये आपको, ये और आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है? अर्दन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। तो ये अर्दन पॉट्स क्या कर रहे हैं? वो मोमेंटम बना रहे हैं, है ना? सीधा हाथ से खींचेंगे ना तो बहुत एनर्जी लगेगी। ये व्हील ऐसा है जहां वो बकेट्स लगाए हैं, हम देखते हैं ना अलग अलग बकेट्स, उन्होंने अर्दन पॉट्स लगाए हैं, और फिर वो मोमेंटम बनता है, इनर्शिया बनता है, सॉरी, वो मोमेंटम बनता है अलग अलग जो बकेट्स हैं उनका, इसलिए वो इजीली घुमाना इजी होता है। घुमा सकते हैं वो, उसको पानी ऊपर ला सकते हैं रादर देन हैंड्स। तो बी और डी में क्या दिख रहा है कि भाई डी बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ कुछ टेक्नोलॉजी, एक बेसिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया था, है ना, जिससे इट बिकम्स इजी टू, है ना, टेक आउट वाटर, राइट? अब ये तो बेसिक है, ये पुली से ये कर दिया, तो बी इज अ स्मार्ट ऑप्शन एज वेल। इफ यू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ साइंस, यू वुड सी कि ये स्मार्ट बेसिक लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, पीवाईक्यू में दिया है ना? आई वुड से इट्स इजी just because it was given in PYQs. Otherwise, for 2016, it wasn't easy at all. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नाउ दिस, ओके, तो ये क्या दिया है? मत्त विलासा, विचित्र चित्त एंड गुण भरा, है ना? अब ये प्योरली प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेट मी एश्योर यू, जो मैं बोल रहा था ना, रियलिस्टिक एग्जाम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, कोई भी कुछ भी बोल दे आपको, कोई फालतू लॉजिक बता देगा, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको या तो नॉलेज है या तो नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू फाइनल कंक्लूसिव आंसर। यहाँ कोई आंसर तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बट व्हाट आई वुड से इज फाइन आर्ट्स, जो 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, ये उसमें दे रखा है। एंड एवरी ईयर यू विल सी, ऑब्वियसली यू शुड रीड बोथ सिंघानिया, don't change your sources now. Singhania and 11th NCRT, these are the primary sources that I used, and every year they work for me, right? And revise them properly, because history is a factual, memory based subject. You have to, what I used to do was, last 15 days में I used to prioritize history, है ना? पॉलिटी इकोनॉमी इतना तगड़ा कर लो पहले, कंसेप्चुअल वाला, और मेमोरी बेस्ड पार्ट को मैं लास्ट 15 डेज में प्रायोरिटाइज करता था। तो this is given in 11th NCERT। एंड सी, अननोन क्वेश्चन को डील करना इतना मुश्किल है, आप नोन बट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी मैनेज करना सीखो। एंड विचित्र चित्ता इज अ वेरी, मतलब देखो, जैसे ये मत्त विलासा नहीं पता है, आई वुड से नो इश्यूज, बट विचित्र चित्ता बहुत फेमस, है ना, जो उपाधि उसने ले ली थी, और ये मल्टीपल टेस्ट सीरीज में भी आपको मिलेगा। इजी है, नॉलेज बेसिस पे ये आना चाहिए, नॉट लॉजिक बेसिस, है ना? आपको कोई कुछ भी बोल देगा, देखो आंसर लाना है इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी करके लाएंगे। यहाँ देर इज नो लॉजिक विच इज नॉट नॉलेज डिपेंडेंट। नॉलेज हो
अब नॉलेज नहीं है तभी तो बोल रहे हैं लॉजिक मुश्किल है यहाँ। कुछ जगह जैसे BRSR रिपोर्ट में बिना कोई नॉलेज के वहां आंसर आ रहा है, क्योंकि वहां जितना बेस सेंस है उससे हम लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पे तो नॉलेज चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्ट है। ये सारे पल्लवा रूलर्स हैं, ठीक है। एंड महेंद्र वन इज द आंसर, बट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डोंट वरी इफ यू गो रॉन्ग हियर, ट्रस्ट मी, नो इश्यूज। बट इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट विथ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक, है ना, यहाँ पे मार्जिन आएगा, यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। कुछ सिली मिस्टेक्स होंगे एक दो जगह आपके, तो भी कंपेसेंट होगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं बट डिफिकल्ट है उनको सही करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइयान चाइनीज पिलग्रिम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी, है ना। ट्रैवलर्स इज अ थीम, बहुत बड़ा थीम है भाई ट्रैवलर्स, है ना। जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर का पूछा था क्वेश्चन पहले, फाइयान का पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ है, ट्रैवलर्स एनसीईआरटी में दिया है, टेस्ट सीरीज में आता है। नो एक्सक्यूजेस, यू कांट गो रॉन्ग हियर, यू शुड गेट इट करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, यहाँ कुछ लॉजिक की भी जरूरत नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू नीड। चंद्रगुप्ता टू बहुत प्रोमिनेंट, है ना, किंग था। नवरत्नाज वगैरह भी इनके टाइम थे। तो यस, आप उस बेसिस पे सोचना है सोच सकते हो। यहाँ पे भी लॉजिक बिना कोई नॉलेज के इज डिफिकल्ट। आपको समझना पड़ेगा कि बिना पढ़ाई के आप जाओगे, और इधर इसीलिए तो ट्रिक्स देखते हैं लोग, बट वोंट वर्क। यू शुड हैव नॉलेज फॉर दिस क्वेश्चन। पिछला बहुत डिफिकल्ट था, ये इजी है, आप समझो ये हर जगह दिया है और बार बार पूछते हैं, राइट। तो इजी क्वेश्चन है। और गुप्ता, ऑब्वियसली गुप्ता डायनेस्टी और उसके रिलेटेड, ये प्री हो या मेंस का आर्ट एंड कल्चर हो, है ना, बोथ दिस इज अ थीम। तो ये आप ढंग से करो, जैसे विजयनगरा एम्पायर है मेडिवल का, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी रिलेटेड चीजें पूछेंगे, आप ये ढंग से करो। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अलग अलग, मतलब कालिदासा का पूछा है, विष्टि पूछा है, तो ऐसे काफी क्वेश्चंस गुप्ता डायनेस्टी के रिलेटेड आ चुके हैं, इसीलिए इजी क्वेश्चन। अब देखो जो हिडन हिंट है ना, यूपीएससी ने यहाँ क्या किया, हिंट दी है। अब यहाँ आप ढंग से पढ़ो, हु ऑन द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजया। टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, इतना ही क्वेश्चन देते हैं कि भाई किसने किंगडम श्री विजया किंगडम के खिलाफ जो है सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए। भाई हमें नहीं पता भाई श्री विजया किंगडम कौन सा है, बहुत लोगों को हमें नहीं पता। बट जब आप आगे पढ़ते हो, वो है हिंट जो यूपीएससी आपको बहुत सारे ईयर्स में हम दिखाएंगे। यही तो हमें पीवाईक्यू एनालिसिस होता है, ये हमें हेल्प करता है लैंग्वेज समझना और एग्जाम में अलर्ट रहने में। और इसकी हिंट लेके, है ना, आप मान लो आप शेरलॉक हो, शेरलॉक को कुछ ना कुछ क्लूज मिलते हैं, हिंट्स मिलती है, उसका यूज करके आंसर निकालना है ना। तो ये यूपीएससी ही कर सकता है, टेस्ट सीरीज बहुत रेयरली ये कर पाती है। हम भी बहुत डिफिकल्ट है, बट यूपीएससी इसीलिए स्किलफुल है, नॉट लाइक अनलाइक स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, राइट। क्या दिया है, पावरफुल मेरीटाइम स्टेट था ये। तो मेरीटाइम स्टेट कौन कौन से हैं इसमें आप देखोगे, आपको दिखेगा कि हाँ भाई चोला है, ककाटिया तो लैंडलॉक था कहीं ना कहीं, राष्ट्रकूटा था वो भी ज्यादा लैंडलॉक्ड ही है, ऐसा मेरीटाइम है। और आप किस पे रूल्ड, मले पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, नेबरिंग आइलैंड्स। तो आप देखोगे जितना ज्यादा साउथ में होगा उतना सही होने का चांस है ना। और इनमें साउथ में चोलाज ही हैं, है ना। होयसलाज देखेंगे तो ये तो कर्नाटक में ज्यादा थे। चोला डेफिनेटली तमिलनाडु उस रीजन में है, ककातिया तेलंगाना। ये इतना डायनेस्टीज पता होने चाहिए। देखो यूपीएससी कितना अच्छा है, आपको बस किंग का नाम नहीं दिया, डायनेस्टी का नाम भी दिया। तो दिस इज इजी एंड दिस इज द लैंग्वेज एंड हिंट आई एम टॉकिंग अबाउट। यूपीएससी ने देखो आपको डायनेस्टी भी बता दी। नहीं तो अमोघवर्ष तो यस ऑब्वियसली प्रोमिनेंट है, बट प्रताप रुद्र नॉट अ प्रोमिनेंट रूलर, है ना। नॉट एवरीबडी नोज, बट स्टिल यूपीएससी हैज हेल्प्ड विथ Kakatiya, Cholas, Rashtrakutas, and Hoysalas so that it becomes easy to solve, and this much knowledge is expected from everyone. This is a easy question. Again, विष्णुवर्धन नहीं पता है भाई, बट होयसलाज पता है ना। जैसे हमने जो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोमिनेंट है। आप समझो डायनेस्टीज और उनका टाइमलाइन, उनके, है ना, उनके स्पेशलिटीज और इम्पोर्टेंट किंग,
ये एक इम्पोर्टेंट थीम है यूपीएससी की, डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चंस, उनका टाइमलाइन क्रोनोलॉजी मोस्ट ऑफन, है ना, ये पूछा हुआ है, ये थीम रिपीट होती है एंशियंट मिडिवल से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें पता है चोला, है ना, चोला इज द आंसर। ये साउथ था, बहुत प्रोमिनेंट किंग्स हैं, चोला आर्किटेक्चर फेमस है, राजा राजा चोला, राजेंद्र वन चोला। देखो टेस्ट सीरीज वाले क्या करेंगे पता है, चार चोला किंग्स के नाम दे देंगे। यूपीएससी इज नॉट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई इवन इफ you have half sensible knowledge, you can make this, you can mark this correctly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। आनंद सर कवर करते हैं ये सब, बट इन जनरल फॉर एन एस्पिरेंट आई वुड से दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज फैक्चुअल है। बट यस, हम क्या देखेंगे, ये महाजनपदाज है, तो ये महाजनपदाज तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब अस्मा का जो है, यस डेफिनेटली डेक्कन एरिया में था, गोदावरी सही है। अब आपको मान लो पता ही नहीं है अस्मा का कहाँ है, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, तो देन भूल जाओ, फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको याद 16 महाजन पता रफली लगभग कहाँ है, ये अगर याद आ गया तो यस आप कर सकते हो मैनेज। ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। फिर दिया है कंबोज, अब कंबोज हमें पता है बहुत नॉर्थ वेस्ट में है ना, इंडिया के। और विपस, अब ये विपस रिवर पता ही नहीं है मान लो, तो इसको होल्ड पे रखेंगे, है ना। वी डोंट नो दिस, लाइक एटलीस्ट अस्मा का और गोदावरी में, गोदावरी बहुत प्रोमिनेंट है, हमें पता है अस्मा का किंगडम कहाँ है, थोड़ा भी आइडिया तो हम समझ जाएंगे कि यस गोदावरी वहां जा सकती है कि नहीं, और जा सकती है, तो वन सही है, दो होल्ड पे रखा। अवंती महानदी दिया है, अवंती हमें पता है उज्जैन एरिया है ना, और अवंती एमपी में है, और महानदी तो ज्यादा मैक्सिमम पार्ट ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ और मैक्सिमम है उड़ीसा में। तो भाई ये गलत है, दूसरा गलत हो गया, राइट, दूसरा गलत हो गया। और जो दिया है थर्ड, कोसाला और शरयू, तो ये आपको इजी है ये अयोध्या और उस चक्कर में भी थोड़ा न्यूज में था, मतलब महाजनपदा है, नॉर्थ में है, शरयू रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपको थोड़ा भी आइडिया है किंगडम कहाँ है। आपने अगर ये किंगडम के नाम ही नहीं सुने, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या लॉजिक लगाओगे, यहाँ कोई लॉजिक नहीं। फिर आपको ट्रिक्स बताने वाले आ जाएंगे, भाई यहाँ ओनली टू कर दो, ये कर दो, तो भाई ऐसे करना है तो डू इट, मतलब विथ अ सर्टेनिटी दैट यू विल फेल। एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं ना, 95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर ऐसे क्वेश्चन में आप बस तुक्के लगाते चलो ना, तो यार प्लस मार्क्स लाना क्या बड़ी बात है, वन थर्ड निगेटिव है, बट अच्छे मार्क्स लाने हैं, कट ऑफ क्लियर करने इतने, तो फिर आपको नॉलेज चाहिए। महाजन पदार्थ प्रोमिनेंट थीम है, प्रोमिनेंट चीज है, तो इसको इग्नोर मत करो, एंशियंट मिडिवल को इग्नोर नहीं करना है। तो यस, अब ये हमें चार पता है, वन पता है और तीन पता है गलत है, तो यहाँ पे हम व्हाट वी कैन डू इज विथ फेयर बिट ऑफ नॉलेज, हमें कंबोज और विपस पता है अगर तो बढ़िया, नहीं पता है अगर, तो वी विल गो विथ ईदर ओनली टू और ओनली थ्री, तो वी कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस। एज आई सेड दिस इज डिफिकल्ट, वी कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, दो एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके आगे मैं कुछ लॉजिक नहीं बता सकता, दो एलिमिनेट करना डुएबल है डिसेंट नॉलेज के साथ। कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर तो भाई आगे बढ़ो, ये सॉल्व मत करो तो भी चलेगा। ठीक है, बट फेयर डिसेंट नॉलेज है, दो एलिमिनेट होंगे उसके आगे, अनलेस तुमने ये टॉपिक डेप्थ में किया है, एंड विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों ने किया हो सकता है, बट नहीं आ रहा है, कुछ भी गलती नहीं है आपकी, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस नेसेसरीली। तो यहाँ पे दो एलिमिनेट हुए हैं, जो भी मारना है मार दो, इसके आगे कुछ नहीं है ना। हाँ, क्या ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि तो कि भाई कंबोज बहुत ही लगभग इंडिया के बाहर या बहुत नॉर्थ वेस्ट में है, तो अगर विपस इंडियन नदी है तो नहीं होगी उसमें शायद, लेकिन हमें नहीं पता विपस कौन सी नदी है भाई, है ना। तो इसलिए हम उतना उसको भाव नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जैसे विचित्र चित्त दिया था एनसीईआरटी में, ये नितिन सिंघानिया में दिया है। तो इफ यू आर अ गुड एस्पिरेंट, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर डिफिकल्ट थिंग्स। आप बेसिक चीजें ही याद करोगे तो बेसिक जनरल एस्पिरेंट हो जाओगे। आप अगर स्ट्रांग एस्पिरेंट हो तो डिफिकल्ट थिंग्स जो बुक में है, आपके सोर्स में दी हुई चीजें याद आनी चाहिए। राइट। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने क्या लॉजिक लगाया था, अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या लॉजिक था कि भाई ये मराठी मतलब महाराष्ट्रियन इंसान है, नाम से पता चल रहा है मुझे। ठीक है। और गंधर्व महाविद्यालय बोल रहे हैं, इससे इतना हिंट नहीं मिल रहा है। म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल दिया है। अब जो ऑप्शंस देखूंगा तो मराठी इंसान कहाँ पहुंचने का चांस है, तो ग्वालियर। है ना, ग्वालियर के सिंधियाज थे, और ये इंसान वहां पे म्यूजिक के, हो सकता है वहां पे हो, तो उस पे मैं ज्यादा चांस लेता। बट अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है। हाँ, मैं और क्या ध्यान देता थोड़ा कि लाहौर, अच्छा इंडियन ही जगह आई है बस यहाँ। तो मैं इस पे थोड़ा डाउट तो लेता, थोड़ा सोचता कि यार ये लाहौर क्यों दिया है, इंडियन नाम ही क्यों नहीं दिए। जनरली कोई भी फ्रेम करेगा ऑप्शन इंडिया के यूपीएससी सिविल सर्विसेज का और आर्ट एंड कल्चर का, तो जनरल फ्रेमिंग हो रही है, तो लाहौर सोचने का चांस है कम। तो उस पे डेफिनेटली मैं डाउट लेता, डेफिनेटली सोचता, बट मेरा लॉजिक ज्यादा से ज्यादा मुझे ग्वालियर तक लेके जा रहा है। तो यस, मैं उस पे जाऊंगा, क्योंकि एनीवेज महाराष्ट्रियन बंदा है, लाहौर बहुत दूर है, तो क्या चांस है पता नहीं। तो यस, आई वुड नॉट हैव गॉन विथ लाहौर। और अगर कुछ लोग आपको बोले कि भाई गांधार नाम है ना, गांधार वहां था, नॉर्थ वेस्ट में था, ये सब बातें आप समझो कि भाई फोर्सफुली बाद में पता होने के बाद कोई भी आंसर लाएगा। जस्ट लाइक मैंने अस्मा का वो रिवर की बात करी, वैसे ही ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत जा रहे हो, सब लोग गलत जा रहे हैं यहाँ, दैट्स ओके। यहाँ कोई लॉजिक मैं तो नहीं बता पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अशोकान इंस्क्रिप्शंस, तो इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें सुपर एस्पिरेंट नहीं बनना है। सुपर ह्यूमन, सुपर एस्पिरेंट, सुपर मेंटर, इट्स नॉट अ थिंग। नोबडी। आप अगर कोई बंदा मिल रहा है जो हर क्वेश्चन सही करके दिखाएगा, आप उसको लाइव सॉल्व करके दिखाने बोलो क्वेश्चंस। ठीक है, हम लाइव सॉल्व करते हैं। वी गो रॉन्ग एट टाइम्स, बट लॉजिक बिल्डिंग उसी से होता है। वट एवर वी यूज टू डू एज एन एस्पिरेंट, वैसे ही हम ट्राई करते हैं। ठीक है, और ये लाइव सॉल्व करके मैंने गलत किया तो मैंने बता दिया भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ दिस इज अ थीम, अशोका एंड इट्स एडिक्ट्स, उसके एडिक्ट्स, उसके रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ऑल दीज थिंग्स आर, है ना, थीम्स दैट यूपीएससी लाइक्स। भाई बहुत पसंद है यूपीएससी। और ये जो दिए हैं ऑफिसर्स, तो यार ये तो बहुत फेमस है, ये बार बार हर नोट्स में, हर सोर्स में मिलेगा, हर टेस्ट सीरीज में हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, बट लेट्स एज्यूम दैट वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो नाम है प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब होता है रीजनल। ठीक है, ये प्रादेशिक बहुत लैंग्वेजेस में, आपको अगर थोड़ा भी आइडिया, हिंदी में, मराठी में, और भी लैंग्वेजेस में प्रादेशिक मतलब प्रदेश की बात हो रही है। तो रीजनल बात हो रही है, तो जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हट जाएगा, जहां विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हट जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि भाई अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे हम उसकी भी बहुत बार बात करते हैं, तो उनके टाइम पे भी जो कलेक्टर की पोस्ट है, उससे अलाइन करके हम बोलते हैं कि हाँ भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड है वगैरह। तो आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर। प्रोविंशियल क्या हो रहा है, प्रोविंशियल हो रहा है सीधे स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये टेरिटरी पे हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको नॉलेज से भी और ये लॉजिक से, तो ये मीडियम डिफिकल्टी हम बोलेंगे। अगर नॉलेज है तो इजी हो जाएगा, नॉलेज नहीं है तो मीडियम हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन एलिमिनेट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक लेवल के आगे तो भाई तो फिर तो गेस वर्क है, अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आज सेकंड टाइम, आप सोचो। बड़े जो थीम्स, बड़े बड़े जो मूवमेंट्स है मॉडर्न हिस्ट्री में, उनको डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंस देना है। कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, तो ये ऑल देखते हैं आप, आपको ना एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है, ऑल दिया है भाई, ऑल दिया है। अरे वैसे नहीं है।
पूरे सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो। सारे पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स को हम यूज करेंगे, है ना। तो सारे को मत देखो बस, सारे पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ओनली। अब देखो यहाँ ओनली आ गया, आप ओनली, अरे भाई इलेक्ट्रिक शॉक, ओनली ओनली दिख गया, ओनली दिख गया। अगर स्वराज जो है ये तरीके से एक साल में नहीं मिला जो ऊपर वाला तरीका दिया है, ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, पेमेंट टैक्सेस वैक्सेस नहीं देंगे, है ना। क्यों, इन्होंने बोला स्टेजेस पे करेंगे। देखो पहले तो हम ट्राई करेंगे लेजिटिमेट पीसफुल मीन से, उससे नहीं हुआ एक साल में, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है बुक्स में, बोथ इज द आंसर, है ना। वैसे तो इजी है, यहाँ जिसने ढंग से रिवाइज नहीं की स्पेक्ट्रम, वो गलत कर देगा, गलत कर सकता है। और जो लोग ओनली ऑल पे खेल रहे हैं भाई, यूपीएससी को पता है, आप देखो कितनी बार ओनली और ऑल देने के बाद भी आंसर स्टेटमेंट सही होता है। आपको पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा, और ये समझोगे तो बहुत चांसेस है आपके सही आने लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया भाई एकदम प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स थीम वाला क्वेश्चन। आप देखोगे नेटो जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है 2021-22 से, तब से न्यूज में है, 22 से चल रहा है, 2022 से तो न्यूज में है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझ आना चाहिए प्रेडिक्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन। 2024 में ही स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। जैसे आप देखो ब्रिक्स में भी कुछ मेंबर्स ऐड हो गए, ब्रिक्स का भी क्वेश्चन आ गया, वैसे ही नेटो में मेंबर्स ऐड हो गए उनके बहुत सालों के पॉलिसी के बावजूद भी। जैसे रशिया का नेबर है फिनलैंड, फिर भी उसने ज्वाइन कर लिया कि नहीं भाई अब तो बहुत खतरा है, और मैं मेरे पॉलिसी के खिलाफ इतने सालों के, मैं अब नेटो ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, पहले रशिया थ्रेट करता था, उसके बावजूद फिनलैंड ने बोला, स्वीडन ने बोला नहीं भाई हम तो ज्वाइन करेंगे। तो स्वीडन तो मेंबर बना 2024 में, और इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। यूक्रेन वॉर तो 3-4 साल से चल रही है, नेटो के मेंबर आज क्यों पूछे, है ना। पहले भी डेफिनेटली पूछ सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक नया मेंबर ऐड हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है, हैपनिंग है, तो क्या आपको पता है कि नहीं वो चेक हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। तो नाउ बी केयरफुल व्हाइल यू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज हो रही है और इसके मेंबर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के भी जैसे पूछे हैं। अब यार ये तो देखो जैसे मैंने बोला, नॉलेज बेस्ड लॉजिक लगा सकते हैं, है ना, नॉलेज बेस्ड लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बात है कि भाई देखो, एक तो स्वीडन हो गया, दूसरा नॉर्थ मैसिडोनिया। अब यार तुम फर्स्ट सेकंड टाइम वाले एस्पिरेंट हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, मतलब दिस कंटेंट केयरफुली व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि ये प्रोमिनेंट, ये प्रेडिक्टेबल, डिफिकल्ट है, बट स्टिल इट इज प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। तो आप अगर स्मार्ट एस्पिरेंट हो, आप केयरफुली देखोगे, जैसे G20 के मेंबर पूछ रखे हैं, जैसे ब्रिक्स के मेंबर पूछ रखे हैं, जैसे अ, और भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स पूछ रखे हैं जब वो न्यूज में है, AIIB का मेंबर है कि नहीं है इंडिया, ये पूछ रखा है, RCEP पूछ रखा है। तो दैट्स व्हाई व्हेन समथिंग इज इन न्यूज, नेटो इज नॉट लाइक कि स्टैटिक है, वो करंट था, इंपॉर्टेंट था, बट आप देखो बहुत डिफिकल्ट कंट्रीज के नाम दिए, इसलिए दैट्स डिफिकल्ट। नॉर्थ मैसेडोनिया आपको अगर पता हो ढंग से, 2020 में इसमें ऐड हुआ है नेटो में, ये इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री, और इसमें क्या हुआ, ग्रीस के साथ इसका डिस्प्यूट था, है ना। और ग्रीस बोल रहा था हम नहीं आने देंगे भाई नेटो में, कब तक, जब तक ये नाम ना बदल दे। इनका नाम पहले था मैसेडोनिया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। अब ये सब मुझे पता है, मेरा है PSIR, मेरा रूममेट था भाई IR इंथुजियास्ट। ठीक है, मेरा PSIR होके भी मैं इतना डेप्थ में नहीं जाता, बट मेरे रूममेट ने मुझे समझाया कि देखो, नाम सेम कंट्री का नाम मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया, क्यों, क्योंकि नॉर्थ के नीचे है ग्रीस, और वो ग्रीस के नॉर्थ में है। ये देखो ये हो गया मैसेडोनिया, यहाँ है ग्रीस,
है ना। और ये ग्रीस का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे मैसेडोनियन टाइप के ही लोग रहते हैं। तो ग्रीस ने क्या बोला, यार तुमने मैसेडोनिया नाम रखा है, कल जाके तुम हमारे टेरिटरी पे नजर रखोगे। तो जैसे नॉर्थ साउथ सुदान है, तो आप भी खुद का नाम क्या कर लो, नॉर्थ मैसेडोनिया कर लो। तब जाके उनको नेटो में एंट्री मिला। तो यस, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नेटो। ऑब्वियसली, इफ यू डिडंट नो दिस एंड इफ यू डोंट प्रिपेयर प्रॉपरली, करंट अफेयर्स को ढंग से नहीं किया, तो दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विथ लॉजिक। आपको ट्रिक लगाना है, लगा लो। ट्रिक लगा के गलती से आंसर सही आएगा यहाँ पे, लेकिन 10 जगह ठुकोगे। समझ रहे हो यहाँ आप लॉजिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज बेस बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अगेन आपको ऑस्ट्रिया, तो यार देखो डिफिकल्ट तो है, बट ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये ऐसी कंट्रीज है, ये क्या बोलती हैं, भाई हम किसी ग्रुपिंग में नहीं जाएंगे। स्विट्जरलैंड क्या बोलता है कि भाई दुनिया भर से पैसे आते हैं उनके पास, तो वो चाहते हैं न्यूट्रल रहना। ठीक है। वो अगर किसी ग्रुपिंग में जाएंगे तो अपोजिट ग्रुपिंग वाले लोग क्या बोलेंगे, हम नहीं वहां पे पैसा भेज रहे। आपको स्विट्जरलैंड का जो ब्लैक मनी जो भी है, उनका इकोसिस्टम है, तो वो न्यूट्रल रहते हैं। छोटी सी कंट्री है, वो किसी के लिए थ्रेट नहीं है, उन पे कोई वॉर नहीं करता। राइट, क्या ही स्विट्जरलैंड क्या ही उखाड़ लेगा किसी का। वो किसी भी तरीके से ऑपोजिशन, मतलब किसी का एनिमी नहीं है। तो वो क्या बोलता है, किसी ग्रुपिंग में जाके एनिमी बनने से, बनाने से अच्छा है कि वी स्टे न्यूट्रल। जस्ट लाइक दैट, ऑस्ट्रिया इज ऑल्सो अ न्यूट्रल कंट्री। न्यूट्रल कंट्रीज कौन होंगी, जो जो दोनों के बीच होंगी, है ना, जो रशिया के पास भी होंगी, जो बहुत पास है रशिया के। जैसे बेलारूस है, वो रशिया अपने ग्रुपिंग में ले लेगा उसको, है ना। जो रशिया से बहुत दूर है वो नेटो में चले जाएंगे। जो बीच वाले हैं ना, वो बोलेंगे यार नहीं, हमें सेफ खेलना है। ठीक है। और वो भी सारे नहीं बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर थ्रेट परसेप्शंस। उनको कहाँ से थ्रेट रखता है, उनको अगर बहुत थ्रेट लगा रशिया से, तो वो क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक स्वीडन, दे विल से वी वांट टू ज्वाइन नेटो बिकॉज नेटो गिव्स अस अ सिक्योरिटी गारंटी। नेटो में जाएंगे तो रशिया क्या ही उखाड़ लेगा, है ना। उनको बहुत डर लगा, तब वो फिर जाते हैं नेटो में। अब जैसे सर्बिया है, वो तो रशिया से अलाइन करता है। सर्बिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यस बल्गेरिया एंड क्रोएशिया है ना। तो अब जैसे पहले यूगोस्लाविया एक कंट्री थी, उससे ये कंट्रीज बनी है। और उसके बाद उन्होंने ट्रेजेक्टरी यूएसएसआर से ही ब्रेक होके यूगोस्लाविया, और उससे भी ब्रेक होके फिर जो कंट्रीज बनी, तो फिर उन कंट्रीज ने सोचा कि हमें भाई वेस्टर्न इससे ज्वाइन करके प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हम थक चुके हैं। उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, बट दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट हैविंग नॉलेज। नो इश्यूज इफ यू गो रॉन्ग, दैट्स ओके। लेट मैंने कितने सारे क्वेश्चंस की मार्किंग करी है, आप इवेंचुअली देखोगे, आपको दिखेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन से कोई फेल नहीं हो रहा। लेकिन एस्पिरेंट पगला रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, इसका आंसर कैसे लाना है बताओ। भाई आप समझो बात को कि एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो ट्रिक के बेसिस पे ही पेपर बनाए। तो आपको कहीं कहीं पे गलत होना चाहिए, दैट्स ओके। आप यहाँ नॉलेज नहीं है, लॉजिक नहीं लग रहा एक लेवल के बियॉन्ड आपका, आप फिर भी क्या गेस वर्क कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप क्या देखोगे, ऑल सिक्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्बिया है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। ऑल सिक्स नहीं है, और ओनली फाइव भी नहीं है, अगर आपको ये दो पता है। अब नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। फिर आप जो भी चाहे मार्क कर लो, गलत है तो गलत है। ठीक है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्चुअल प्रिपरेशन करना जरूरी है। राइट।